हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आज नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 एमसीक्यूज़। आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत थोड़े से जो लेवल है आपके एमसीक्यूज़ का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है ताकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सॉरी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे बायो में और फिर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, एक पेशेंट का बीपी धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, एक पेशेंट का बीपी धीरे धीरे गिर रहा है और पल्स तेज हो जाती है और वीक हो जाती है। ठीक है, जो उसकी पल्स है वो तेज हो जाती है और वीक हो जाती है और स्किन कोल्ड हो जाती है। ठीक है, इसकी स्किन जो है कोल्ड एंड क्लैमी हो जाती है। ये कंडीशन किसकी अर्ली स्टेज को दर्शाती है? ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट एड टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन है कि जब किसी पेशेंट का बीपी भी गिर रहा है, पल्स तेज हो रही है और वीक हो रही है और जो स्किन है वो ठंडी पड़ रही है, तो आपका वो किसका अर्ली साइन है? तो हाइपरटेंशन का, शॉक का, फीवर का या डिहाइड्रेशन का? तो आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन, जिसमें कि आपका बीपी इंक्रीज़ होता है। तो अगर बीपी गिर रहा है तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन तो नहीं हो सकती। फीवर है, यहाँ पर आपका सिर्फ टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, तो स्किन कोल्ड नहीं होगी। डिहाइड्रेशन है तो उसमें इनमें से कोई सा भी आपका सिम्टम नहीं दिखाई देगा। डिहाइड्रेशन में आपका बीपी हल्का सा लो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी पल्स तेज और वीक नहीं होगी। तो शॉक आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, शॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शॉक। जो कि आपके शॉक का मतलब होता है कि जो आपका टिश्यूज़ होते हैं, जहाँ जो आपके हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन जो सप्लाई हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके वहाँ के टिश्यूज़ एंड सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। नेक्रोसिस वहाँ पर हो जाता है, जिससे कंडीशन अराइज होती है शॉक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्रीमियम युद्ध के दौरान नर्सिंग केयर को व्यवस्थित और साइंटिफिक अप्रोच देने वाली नर्स कौन थी? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नया है। बाकी अगर स्टूडेंट आप पुराने हैं और आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी नर्सिंग केयर को एक व्यवस्थित और साइंटिफिक अप्रोच देने वाली जो नर्स थी वो थी आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने आपकी नर्सिंग केयर को और ज़्यादा बेहतर बनाया और एक नया नाम दिया और इतिहास रचा, क्योंकि इन्होंने ही आपकी बहुत सारी थ्योरी ऐसी दी हैं जिन्होंने नर्सिंग केयर को बहुत बढ़ावा दिया है और नर्सिंग केयर को एक सही प्लेटफॉर्म पर ये लेकर आई हैं। जस्ट लाइक एनवायरमेंटल थ्योरी, इनकी एनवायरमेंट थ्योरी है जिसका कहना है कि एनवायरमेंट को क्लीन रखना और एनवायरमेंट में एकदम शांति और सुकून रखने से भी पेशेंट की जो आधी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। और हाइजीन मेंटेन करना, ये सब किसने सिखाया? आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि नर्स दवा देने से पहले पेशेंट की पहचान वेरीफाई नहीं करती है तो मेडिकेशन सेफ्टी का ये कौन सा रूल होता है ये? ठीक है, देखिए हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो वहाँ पर एक रूल वहाँ पर रूल होते हैं जिसमें कि हम जस्टिफाई करते हैं, जिस पर भी हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हम जो पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं क्या उसका रूट ठीक है, क्या उसका रूट ठीक है, क्या हम सही टाइम पर दे रहे हैं, क्या ये सही पेशेंट है, क्या उसकी जो डोज है वो ठीक है, क्या पेशेंट को राइट होता है बोलने का कि हाँ वो उसको अधिकार होता है कि वो मना भी कर सकता है कि मुझे दवाई मत लगाओ, उसके बाद हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पेशेंट की हम जो पहचान है वो वेरीफाई नहीं करी हमने और मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसको, तो वो कौन सी मेडिकेशन सेफ्टी का रूल है? तो सही दवा। अगर हम पेशेंट की पहचान नहीं कर रहे हैं तो उसमें राइट पेशेंट वाला जो रूल है ना वो वहाँ पर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो सबसे पहले हम राइट पेशेंट देखते हैं कि क्या हम सही पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, यानी कि जिस पेशेंट की दवाई है हम उसी पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, गलत पेशेंट को तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि जिसकी नहीं है हम उसे तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे रूल्स होते हैं जब आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे, जब आप आगे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति चोकिंग कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, साइनोसिस दिख रहा है, तुरंत कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? ठीक है, साइनोसिस आप समझ रहे हैं, साइनोसिस दिख रही है यानी कि उसकी जो स्किन है वो ब्लू ब्लू दिख रही है, ब्लूइश होने लगी है उसकी। ठीक है, और चॉकिंग कर रहा है, चॉकिंग मतलब ऐसे जैसे उसको दम घुट रहा है, उसका दम घुट रहा है, वो बोल नहीं पा रहा और ब्लूइश स्किन दिख रही है, तो उसको क्या हमें सबसे पहले उसको देना चाहिए? तो यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सीपीआर, ऑक्सीजन, हैमलिक मैन्यूवर या फिर पोजीशन बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, सबसे पहले हम अगर उस किसी भी पेशेंट को चोकिंग हो रही है यानी कि उसका दम घुट रहा है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि उसके गले में कुछ है या फिर वो सांस नहीं ले पा रहा है, सबसे हम उसका एयरवे सर्कुलेशन सबसे पहले चेक करेंगे कि हाँ चोकिंग हो रही है, मैं पता चल गया। उसके बाद हम जो फॉर्मूला है आपका हैमलिक मैन्यूवर वाला, हम इसे वहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब होता है किसी भी पेशेंट की जो पीठ होती है, पीठ जस्ट लाइक उसकी कमर जो होती है वहाँ पर उसको जोर से थपथपाते हैं, उसके पेट पर रखते हैं तेज से हाथ दबा के और कमर पर हाथ मारते हैं, ताकि जो भी अटका हुआ चीज़ है, जो भी जिससे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो चीज़
पास आउट हो जाए, निकल जाए, उसकी चोकिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वहाँ पर साइनोसिस की कंडीशन इसलिए दिख रही है क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने, वो एयरवे जो है आपका ऑक्सीजन लेने का, ठीक है, वो वहाँ का ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चोकिंग की कंडीशन है और वो आपका ब्लॉक हो चुका है। तो ब्लॉक होने के बाद आपका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही आपके टिश्यूज़ एंड सेल्स को, और जब टिश्यू एंड सेल्स को आपकी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो आपकी जो स्किन है वो ब्लू होने लगती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम साइनोसिस। ओके, ये वर्ड याद रखना, साइनोसिस यानी कि स्किन का कलर ब्लू हो जाना आपके ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। APGAR स्कोर में हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स शामिल है, ठीक है। जो आपकी APGAR होती है, ये आपकी जो वो है जो आपकी बेबी को चेक करने के लिए जो आपकी होती है। APGAR स्कोर में हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स शामिल है। जिनमें से कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं होता? जब हम किसी बच्चे का करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि आपका APGAR एपीरियंस हम उसका देखेंगे, P से यानी कि पल्स देखेंगे, एपीरियंस यानी कि उसकी स्किन का कलर कैसा है, उसकी स्किन ब्लू तो नहीं है, ज़्यादा रेड तो नहीं है, येलो तो नहीं है, ठीक है। P से पल्स हम उसकी चेक करेंगे, जिसे जो उसका ग्राइमेस है, ग्राइमेस यानी कि जो उसका जो रेस्पॉन्स है हम वो चेक करेंगे कि वो रेस्पॉन्स कैसा कर रहा है, हम उसे हिट कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे कि वो एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा, हाथ हिला रहा है कि नहीं हिला रहा। आर से उसका हम करेंगे रेस्पिरेशन चेक। तो APGAR स्कोर में हार्ट रेट आ गई, रेस्पिरेशन आ गया, रिफ्लेक्स आ गया, लेकिन कौन सा पैरामीटर नहीं होता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया रिफ्लेक्स यानी कि हम उसको जब हम उसको हिट करेंगे तो क्या उस पर वो एक्ट करता है कि नहीं करता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर यानी कि हम उसका सारा जो भी रेस्पिरेशन वगैरह है सब कुछ देख लेंगे। तो इसमें और स्किन कलर जो हमारा सबसे पहला है, यानी कि स्किन कलर वो हम सबसे पहला यानी कि एपीरियंस, हम उसका एपीरियंस देख लेंगे जिसमें हमारा स्किन कलर जो है जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो शामिल नहीं है? तो इसमें जो आपका C है ब्लड प्रेशर, वो आपका इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इज़ राइट, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर का कोई भी इसमें साइन नहीं है। मसल स्टोन यानी कि आपका जो एपीरियंस है और जो आपका ग्राइमेस है उसमें यहाँ सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। TB ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन फैलाता है, कम्युनिटी लेवल पर इसे रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, ठीक है। लेकिन जो TB होता है वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो कम्युनिटी लेवल यानी कि जहाँ पर सोसाइटी रहती है, यहाँ पर लोग रहते हैं, उस लेवल पर इसे रोकने के लिए इफेक्टिव तरीका क्या है? सभी को एंटीबायोटिक दे देंगे, आइसोलेशन और मास्क दे देंगे, केवल टीकाकरण यानी कि सिर्फ वैक्सीनेशन देंगे, या फिर सर्जरी करेंगे? देखिए सर्जरी नहीं होती है TB में, तो ये ऑप्शन बहुत ही गलत डाला इन्होंने। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा आइसोलेट करना, यानी कि हम इसी चीज़ से बचाव कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वहाँ पर सबसे पहले हम मास्क और आइसोलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ड्रॉपलेट्स हैं, उससे हमारी जो TB की जो कंडीशन, जो आपकी जो भी डिजीज़ फैल रही है वो ना फैले, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे हमने कोरोना में किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए आपके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को रेडी करने में, जो PDF है रेडी करने में 50 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन से आपके 3-4 जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एडमिशन के बाद भी आपको हेल्प मिलती रहेगी ऐसे ही, और एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ, और एग्ज़ाम के बाद एडमिशन तक भी मैं आपके साथ हूँ, और एडमिशन के बाद जब आप सेमेस्टर्स में आपकी पढ़ाई करेंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ। तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि दीदी सच में हेल्प करती हैं कि नहीं, जाकर एक बार कमेंट करके पूछें, वो इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो उनका प्यार मुझे खींचता है मेहनत करने के लिए, और मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी शामिल हो जाए हमारे इस परिवार में। तो थैंक यू सो मच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। वैसे मेरा नाम तानिया खान सैफ़ी है और मैं एक BSc नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ, 4th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे 50 क्वेश्चंस हमें क्लियर करने हैं। 50 क्वेश्चंस हैं इसमें, और ऐसे एक एक करके मैं ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगी, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि दी आप समझाया करो, पर इसमें नहीं समझाती हूँ। तो छोटी वीडियो बस ये है कि बस छोटी वीडियो की वजह से मैं नहीं समझा पाती हूँ। बाकी अगर वीडियो लंबा बहुत हो जाता है फिर कोई बात नहीं, मैं वीडियो को समझाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने ये चीज़ गुजारिश की है तो मैं पूरी भी करूँगी। हीमोग्लोबिन कम होने पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन ही है जो आपके O2 के साथ कंबाइन होकर जो आपका HB है
O2 के साथ कंबाइन होकर वो आपके टिश्यूज़ तक आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो आपके ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो घट जाएगी। यह किस कंपोनेंट से डायरेक्टली जुड़ता है? तो किस कंपोनेंट से डायरेक्टली जुड़ता है? आपके हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो जो है आपके हीमोग्लोबिन से डायरेक्टली जुड़ता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होने पर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जुड़ती है। मैंने यहाँ पे बताया ऑक्सीजन आपका Hb से जुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टेराइल टेक्निक अपनाकर इन्फेक्शन को पूरी तरह रोकने की स्थिति को क्या कहते हैं? स्टेराइल टेक्निक, स्टेराइल मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, 2 टेक्निक होती हैं आपके माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, माइक्रोब्स को रिड्यूस करने के लिए, उनकी नंबरिंग को, डिसइंफेक्शन और आपका स्टेलाइजेशन। तो इसमें स्टेराइल टेक्निक अपनाकर इन्फेक्शन को पूरी तरह से रोकने की कंडीशन को क्या कहते हैं? सेप्सिस, एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस या फिर डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी नंबरिंग को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि स्पिरिट का यूज़ कर लेना, या फिर आपका जो पोछा लगाते हैं जो डाल के, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं नाम भूल रही हूँ मैं, उस चीज़ से वो उसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन। तो यहाँ पर सेप्सिस और एसेप्सिस ये कंडीशन होती हैं जो कि आपके स्टेराइल टेक्निक के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यही आपकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। असेप्सिस कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से स्टेराइल टेक्निक यूज़ करते हैं इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एडवांस ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट जैसे न्यूरो सर्जरी किस लेवल के हेल्थ केयर में दिया जाता है? एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि न्यूरो सर्जरी किस लेवल के हेल्थ केयर में दिया जाता है? लेवल के भी हेल्थ केयर के भी लेवल होते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के भी लेवल होते हैं, हर चीज़ का एक लेवल होता है। अगर न्यूरो सर्जरी की कंडीशन आ रही है तो वो किस लेवल की हेल्थ केयर में दिया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर कम्युनिटी? तो इसमें जो आपका, अगर बात न्यूरो सर्जरी तक पहुंच रही है ना, न्यूरॉन्स तक पहुंच रही है, तो वो आपकी टर्सरी हेल्थ केयर हो जाती है, ठीक है। वो तृतीयक लेवल पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो बड़े लेवल पर पहुंच जाती है, इसलिए बोलते हैं एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस ट्रीटमेंट वहाँ पर नीड पड़ रही है। प्राइमरी जस्ट लाइक जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले उस चीज़ को प्रिवेंट करना प्राइमरी स्टेज में आता है। सेकेंडरी जब वो बीमारी हो चुकी है आपको, जस्ट लाइक आपको जुकाम होना स्टार्ट हो गया, स्नीजिंग हो रही है, खांसी हो रही है, तब वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन कोई भी कंडीशन है बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है, वहाँ पर वो होती है टर्शरी लेवल, यानी कि एडवांस ट्रीटमेंट की वहाँ पर नीड होगी, जहाँ पर आपको 1 से 2 महीने आपको रहना पड़ सकता है आपके हॉस्पिटल में, ठीक है। प्रेगनेंसी मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य फंक्शन क्या है? ठीक है, जो आपका प्रेगनेंसी मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसकी नीड होती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए, गर्भाशय लाइनिंग मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन यूटेराइन लाइनिंग, या फिर दूध बनाना, या फिर ओवुलेशन। तो इसमें जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी सस्टेन करता है, ठीक है। तो इसमें जो यूटेराइन की लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दूध के लिए आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर बनते हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न यानी कि जो डिग्री होती है बर्न्स की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और तो आपका उसमें कितने परसेंटेज पे आपकी जो स्किन है वो बर्न हुई है उससे डिग्री डिफाइन होती है। तो जो सेकंड डिग्री के जो बर्न होती है, जिसमें आपकी जो लेयर होती है स्किन की, 2 लेयर बर्न हो जाती हैं, उसमें ब्लिस्टर बनते हैं, यानी कि छाले बन जाते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यानी कि तुरंत मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मरहम लगाना चाहिए, बर्फ़ लगाना चाहिए, या फिर ठंडे पानी से धोना चाहिए, या फिर पट्टी बांधना चाहिए? तो अगर बर्न में इनिशियल स्टेप कूलिंग, यानी कि जो सबसे पहले हम किसी इनिशियल मैनेजमेंट करेंगे डिग्री यानी कि बर्न में, तो हम उसको मतलब कोल्ड वाटर देंगे, ठीक है। तो जिससे कि जो टिश्यू डैमेज है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बर्फ़ हम लगाएंगे, ठीक है, नहीं एक मिनट, ठंडे पानी से धोएंगे, बर्फ़ नहीं लगाएंगे, ठंडे पानी से हम उसको वॉश करेंगे, ठीक है, ठंडे पानी से हम वॉश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BP 150/80 mmHg, ठीक है, और हेडेक होने पर किस कंडीशन को दर्शाता है? ठीक है, BP इतना है, BP बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हेडेक है, तो क्या कंडीशन है आपकी? तो वो कंडीशन होगी हाइपरटेंशन, यानी कि आपका BP बहुत बढ़ा हुआ है और सर दर्द तो आपका लाजमी है। तो हाइपरटेंशन डेट मीन्स आपका BP लो हो जाना, ठीक है। तो हाइपरटेंशन यानी कि BP इंक्रीज हो जाना। आपका नॉर्मल BP कितना रहता है? 120/80, तो ये नॉर्मल है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी आपकी बढ़ती है, नंबरिंग बढ़ती है, डेट मीन्स आपके BP इंक्रीज होता है, और BP इंक्रीज होने की टर्म को ही बोलते हैं हाइपरटेंशन। ओके, पेशेंट अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, नर्स को कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए? ये क्वेश्चन 3 बार मैं अपनी वीडियो में करा चुकी हूँ, फिर से ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ कि अगर नर्स अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता तो उसे जो प्रिंसिपल है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करना, यानी कि नर्स पेशेंट की प्राइवेसी को एकदम सिक्योर रखे, प्राइवेसी मेंटेन रखे, उसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसमें क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा।
ठीक है, इसका क्लासिक सिम्टम कौन सा है, ठीक है, तो इसमें इसका क्लासिक सिम्टम पूछा है, सिम्टम कौन सा है देखने को मिलेगा, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इसमें पोलीयूरिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आपके ब्लड में जो आपका आयरन होता है उसकी कमी हो जाना। हाइपोटेंशन यानी कि बीपी डिक्रीज होना देना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो आपकी पल्स रेट है वो आपकी लो हो जाना। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, ठीक है, पोलीयूरिया यानी कि बार बार आपका यूरिन जाना, ठीक है, बार बार यूरिन पास आउट करना, उसे कहते हैं पोलीयूरिया। तो जब आपको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है यानी कि शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर जब ग्लूकोज का लेवल है आपकी बॉडी में बढ़ता है, तब आपको कंडीशन अराइज होती है आपकी पोलीयूरिया, ठीक है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही आपको हेल्प मिलती रहेगी हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको ऐसे ही हेल्प मिलती रहेगी। टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। मॉडल्स पेपर में अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर बहुत सारे। जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो एग्ज़ाम से एग्ज़ाम से 7 दिन पहले से ही मैं मॉडल पेपर डेली अपलोड करना स्टार्ट करूँगी अपने चैनल पर, इसलिए चैनल से कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी का फिल्टरेशन यूनिट ब्लड को फिल्टर करता है, इसे क्या कहा जाता है? किडनी का फिल्टरेशन यूनिट ब्लड को फिल्टर करता है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, एल्वोलाई, नेफ्रॉन या फिर ट्यूब्यूल्स। न्यूरॉन आपके न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि आपके मैसेज पहुंचाते हैं आपके ब्रेन तक, ठीक है। एल्वोलाई यानी कि आपके जो ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है आपके लंग्स में, वो आपके एल्वोलाई करती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी में प्रेजेंट, जो कि आपके किडनी में फिल्टरेशन यूनिट ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किडनी की जो आपकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो आपकी नेफ्रॉन होती है। इमरजेंसी में पेशेंट को सीवियरिटी के आधार पर प्रायोरिटी देना किस प्रोसेस को दर्शाता है? इमरजेंसी में पेशेंट को सीवियरिटी के आधार पर प्रायोरिटी देना, यानी कि जब आपकी इमरजेंसी कोई भी आती है तो वहाँ पर जिस पेशेंट को सबसे ज़्यादा नीड है केयर की, उसको प्रायोरिटी देना किस प्रोसेस को दर्शाता है? एडमिशन, ट्रायल्स, डायग्नोसिस या फिर स्क्रीनिंग। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी, ट्रायज। इमरजेंसी में प्रायोरिटी बेस्ड पेशेंट शॉर्टिंग यानी कि उसे हम कहते हैं ट्रायज, ठीक है, उस कंडीशन को हम ट्रायज कहते हैं। BCG वैक्सीन न्यूबॉर्न को दे रहता है, यह किस डिजीज़ को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। BCG हम लगाते तो हैं, लेकिन किस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं? हेपेटाइटिस, TB, पोलियो या फिर खसरा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। BCG का टीका जो है वो आपके TB के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्चर में स्प्लिंट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रैक्चर में क्यों लगाते हैं हम स्प्लिंट? अगर किसी की हड्डी जो है वो टूट चुकी है तो वहाँ पर हम स्प्लिंट क्यों लगाएंगे? क्योंकि वहाँ पे इमोबिलाइज जो है वो नहीं हो, यानी कि वो हिले डुले ना। तो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, दर्द और इंजरी कम करने के लिए, फ्रैक्चर ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्द भी कम होगा। अगर जो आपका वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है अगर वो ज़्यादा हिलेगी, मूव करेगी, तो वहाँ पर जो है पेन होगा और इंजरी बढ़ सकती है, उसको कम करने के लिए हम फ्रैक्चर में स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन रेट 28 पर मिनट होने पर इसे क्या कहा जाता है? देखिए आपकी रेस्पिरेशन रेट जो है आपकी 16 पर 20 होती है, ये आपकी होती है रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। एक व्यक्ति, एक एडल्ट 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 20 बार या फिर 12 से 20 बार। जो 16 से 20 बार भी हमने कई दफ़ा देखा है और 12 से 20 बार भी देखा है। 12 से 20 बार आप सोच के चलो, मान के चलो। अगर आपकी 28 पर मिनट जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेडिपेनिया, टैकीपीनिया, एपनिया या फिर डिस्पनिया। तो जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है, टैकी। टैकी का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना। ब्रेडी यानी कि कम होना। सांस लेने की बात चल रही है तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी पीनिया, पीनिया, ठीक है। टैकी पीनिया यानी कि आपका जो पेशेंट है उसको कौन सी कंडीशन है? टैकी पीनिया। एपनिया यानी कि कम, और ये आपका बिल्कुल खत्म, ठीक है। यानी आप, हाँ, एपनिया मतलब खत्म और डिस्पनिया मतलब सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टैकी पीनिया, यानी कि इसकी जो आपकी रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो रही है। और ब्रेडी मतलब कि कम हो रही है। अगर 12 से कम होगी तो वहाँ पर कंडीशन अराइज होगी ब्रेडी पीनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोटिलिटी रेट IMR क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर क्या दर्शाता है? IMR इन्फेंट्स क्या दर्शाता है? इन्फेंट एडल्ट डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स या फिर बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है? आपका मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इन्फेंट डेथ्स, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल है? मलेरिया है, जो मलेरिया फैलता है उसके लिए कौन सा मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल है? तो आपके लिए जो मलेरिया आपका फैलता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेसिक भी है। एनाफ्रीज आपका मच्छर होता है जो कि आपके मलेरिया जैसी कंडीशन को ट्रांसमिट करता है। ओके, कार्डियक आउटपुट का सही फॉर्मूला क्या है? जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है उसका सही फॉर्मूला क्या होता है?
HR/SV, ठीक है, यह होता है आपके कार्डियक आउटपुट का सही फॉर्मूला। बेड सोर प्रिवेंट के लिए पेशेंट को पोजीशन कितने समय में चेंज करनी चाहिए, ठीक है। बेड सोर यानी कि जब एक पेशेंट काफ़ी टाइम तक बेड पर रहता है और उसको मतलब वो एडमिट रहता है तो बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो कमर पे ना इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी घाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं बेड सोर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की पोजीशन कितने समय में चेंज करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप पढ़ लेते हैं, हर 2 घंटे में, हर 6 घंटे में, दिन में एक बार, ज़रूरत पर। देखिए बिल्कुल गलत है, ज़रूरत पर तो पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो तो बोल नहीं पाएगा। दिन में एक बार, देखिए एक पूरे दिन 24 घंटे एक टाइम एक ही जगह पर लेटे रहेगा पेशेंट तो उसको तो बेड सोर होना ही है, पसीने वहाँ पर आएंगे और उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो हर 2 घंटे में उसकी पेशेंट की जो पोजीशन है वो चेंज करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो पसीना आया है उसको करवट दिलाएंगे, जिससे वो फिर से सूख जाएगा और फिर आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। पार्थोग्राफ का मुख्य उपयोग क्या है, तो जो पार्थोरोप है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है, बीपी रिकॉर्ड करना, लेबर प्रोग्रेस मॉनिटर करना, पल्स चेक करना या फिर टेम्परेचर चेक करना। तो जो आपका पार्थोग्राफ होता है वो आपके लेबर प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस में सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, आपका लीवर में इन्फेक्शन बढ़ जाना, इन्फेक्शन इन लीवर में इन्फेक्शन का बढ़ जाना, इसे कहते हैं हेपेटाइटिस। तो उसमें कॉमन सिम्टम क्या है, जॉइंडिस, नीला पड़ना, साइनोसिस, एडिमा या फिर दर्द। देखिए जब आपका हेपेटाइटिस हो रहा है यानी कि लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है तो लीवर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, और लीवर जब आपका जो आपका वहाँ पर जो एल्बुमिन की जो कंडीशन होती है उसको तोड़ने में असमर्थ होता है, वो तोड़ नहीं पाता, जिससे जो हमारा यूरिन में जो आउटपुट होता है उसका ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो हमारी कंडीशन होती है हमारी वहाँ पर जॉइंडिस जो है होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पीलिया। तो हेपेटाइटिस अगर किसी को है तो वहाँ पर जॉइंडिस सबसे पहले होगा, यानी कि पीलिया, आपकी स्किन जो है येलोइश होना स्टार्ट हो जाएगी, यही कंडीशन वहाँ पर राइज होती है, ठीक है। सीवियर ब्लीडिंग में डायरेक्ट प्रेशर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सीवियर ब्लीडिंग किसी को हो रही है ज़्यादा तो उसमें डायरेक्ट प्रेशर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों देंगे हम, तो सर्कुलेशन बढ़ाना, ब्लीडिंग रोकना, पेन कम करना, फ्रैक्चर ठीक करना। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हम डायरेक्ट प्रेशर देते हैं, ठीक है, हम बहुत तेज़ी से वहाँ से दबा लेंगे हाथ से ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, तो HAI, ये आप HAI ये आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। HAI हमने भी पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, अभी हमारा 3rd सेमेस्टर का ये टॉपिक था। तो HAI को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिजीज़। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल से अराइज होने वाला इन्फेक्शन को कहा जाता है आपका HAI, ठीक है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी उसका दूसरा नाम होता है, तो ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर रेंज क्या है, 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, बहुत वीडियो बड़ा होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक ऐसे ही मेंटेन रहे, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा केयर आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो इसलिए इस चैनल को इग्नोर ना करें। टेलीग्राम को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लें। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस लेवल का नहीं आता, इस लेवल का नहीं आता, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते। तो सब सेंटर लेवल पर मेनली कौन सी केयर दी जाती है, तो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर या फिर ICU केयर। तो आपके सब सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पर मेनली प्राइमरी केयर दी जाती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा, वहाँ पर मतलब डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जस्ट लाइक आपको वहाँ पर टीके वगैरह लगाए जाते हैं या फिर उससे पहले वहाँ की केयर दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपकी कोई भी बहुत बड़े लेवल पे आपकी हो चुकी है डिजीज़ और वहाँ पर उसको प्रिवेंट किया जाए, ऐसा नहीं होता है। ABCDE अप्रोच में A किसके लिए होता है, तो A होता है उसके लिए एयरवे के लिए। ओके, एक प्रेग्नेंट वुमेन एट 32 वीक्स रिपोर्ट सडन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, दिस क्लिनिकल पिक्चर इज मस्ट रेस्टेड ऑफ विच कंडीशन। देखिए मैं ये सोच रही हूँ 25 मिनट्स की आपकी वीडियो हो चुकी है, मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपके डाल दूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा और एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप उस वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। इसका पार्ट 2 देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने PDF बनाई है। PDF जाकर आप ले लीजिए टेलीग्राम चैनल से, इसका पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहेगी, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर देना, मेरी मेहनत काम आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, बाय।